गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछली कक्षा में जितना पढ़े थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। जैसे मन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और मन ने एक सिद्धांत की रचना की थी जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है और सप्तांग सिद्धांत के बारे में अपन पढ़े थे, ठीक है ना। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 ऐसे पॉइंट दिए गए थे जो राज्य एवं राजा के लिए आवश्यक होते थे, ठीक है ना। अब उसमें सारी चीजें समाहित थी, मंत्री, राजा, राजधानी, ठीक है, फिर दंड व्यवस्था, कोष व्यवस्था, मित्र देश इत्यादि ये सारे थे। तो उसमें हम लोगों ने 3-4 पॉइंट पढ़े थे। फिर इसके बाद आगे उससे अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बीए द्वितीय वर्ष में सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। पेपर कौन सा है? फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? मन के बारे में पढ़ रहे हैं। मन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सप्तांग सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें अपन कहाँ तक पढ़े थे? सप्तांग सिद्धांत में राष्ट्र तक पढ़े थे अपन। 5वां पॉइंट बचा था, ठीक है ना। अपन 5वां पॉइंट से आगे पढ़ते हैं। कोष, 5वां नंबर है कोष। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कोष एक ऐसी जगह होती है जहां पे राज्य के संचालन के लिए धन एकत्रित करके रखा जाता है, ठीक है ना। और जनहित योजनाओं में जनता के भलाई के लिए, जनता के उत्थान के लिए वह खर्च किया जाता है। अब इसमें देखा जाए तो कोष, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कोष में धन कहाँ से आता है, कोष में धन आता कहाँ से, कोष बनता कैसे है। तो सीधी सी बात है कि अपन देखते हैं कि कोष जनता के कर से आता है। राज्य में निवास करने वाली जनता, जिनको सुरक्षा एवं सुविधा कौन देता है? राजा देता है, यानी सरकार देती है। और सरकार और राजा उसके बदले में उनसे कुछ आंशिक कर वसूलती है, ठीक है। तो वही कर धीरे धीरे थोड़ा करके पूरे देश का, पूरे राज्य का कर एकत्रित होकर के और कोष में रखा जाता है, ठीक है। और सामान्य योजनाओं के लिए खर्च होता है वह कोष, और आपत्ति और विपत्ति के टाइम पर भी वो कोष जनता के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? कोष। और मनु स्मृति में जो मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत जो है, उसमें सीधा कोष का अर्थ भी यही बताया गया है कि कोष में रखे हुए धन से जनता का हित होगा और जनता द्वारा एकत्रित धन कोष में जमा होगा, सीधा, ठीक है। फिर अगला है दंड। दंड क्या है? दंड की आवश्यकता क्यों है? तो दंड एक राज्य को सही दिशा देने के लिए और राज्य में किसी भी प्रकार का भ्रम एवं भ्रष्टाचार ना फैले, अनीति ना हो, अपराध ना हो, इसलिए दंड का होना परम आवश्यक है। और अगर कहीं पे ऐसा प्रकरण सामने आता है तो उसमें दंड के माध्यम से सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, जिससे कि सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, ठीक है। और सामने वाले को दंड का भय हो, तो जब दंड का भय होगा तो अपराध में कमी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया।
अब दंड में भी बहुत सारे प्रकार थे, ठीक है, उसको अपन देखेंगे। फिर है मित्र। क्या है? मित्र। मित्र भी बहुत आवश्यक तत्व है किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए। बिना मित्र हम उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपत्ति विपत्ति के टाइम पे मित्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कैसे? तो आप देख लीजिए, आज के समय में दुनिया में वही देश सफल हैं जिनके पास मित्र है, जिनके पास मित्र है, ठीक है ना। तो पहले भी मित्र की व्यवस्था थी, क्योंकि राजा अपने राज्य में राज्य करता था और अपने से दूर या लगे हुए पड़ोसियों से भी उसकी मित्रता होती थी, और कोई आक्रमण हुआ, कोई हमला हुआ विदेशियों से या किसी अज्ञात शक्तियों से, तो सारे मित्र एक होकर के और युद्ध लड़ते थे और उसमें एक यूनाइट होकर के युद्ध लड़ा जाता था, एकत्रित होकर के युद्ध लड़ा जाता था, जिससे विजय मिलना निश्चित था। इसलिए मित्र की आवश्यकता थी। दूसरी चीज मित्र की आवश्यकता एक जगह और है, युद्ध बस के लिए नहीं मित्र होता, अन्य चीजों के लिए भी मित्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, राज्य में कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, महामारी फैल गई, तो भी मित्र देश मदद करते हैं। अगर आपके संबंध अच्छे हैं, अन्य लोगों से संबंध अच्छे हैं, तो वहां पर मित्र क्या करेंगे? मदद करेंगे। क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो मित्र का भी बहुत ज्यादा महत्व था। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पाते हैं कि राजा के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? तो मनुस्मृति के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए और राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं जो राजा को करना चाहिए। तो इसमें पहला है कि राजा स्वजाति और रूप गुण युक्त उच्च कुलोत्पन्न स्त्री से विवाह करे। यानी कि राजा उच्च कुल का तो होना ही चाहिए, स्वयं होना चाहिए, और उसका विवाह भी उच्च कुल में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, तो जो मनुस्मृति में बताई गई हैं, मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आपको कहीं पे रेफरेंस डालना है तो स्पष्ट रूप से ये जरूर डालें कि अकॉर्डिंग टू या मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति के अनुसार तो क्या मनुस्मृति के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए? राजा का विवाह कैसी स्त्री के साथ होना चाहिए? तो उच्च कुल में उत्पन्न हुई स्त्री और रूपवती एवं गुणवती स्त्री के साथ उसका विवाह होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट बताया गया है। फिर अगला है राजा नियम पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ और ब्राह्मणों को यथाउचित दान करे। यानी कि राजा का अगला कर्तव्य क्या है कि राजा नियम के अनुसार पूजा पाठ करे एवं होम हवन करे एवं ब्राह्मणों को उचित धन दान करे, ठीक है। फिर अगला है प्रजा से कर वसूली और उसके सदुपयोग और योग्य ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करे। यानी कि अगला जो राजा का गुण क्या होना चाहिए कि प्रजा से कर वसूली, प्रजा से कर वसूली के लिए उचित एवं योग्य व्यक्तियों का चुनाव करें, ठीक है ना। ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करे। ऐसा नहीं है कि अगर राजा ने कह दिया कि भैया हमको ठीक है जाइए 5 रुपया टैक्स है, तो कर्मचारी जाकर के वहां कितना ले ले? 10 रुपया ले ले। ऐसा नहीं है। ईमानदारी के साथ जितना राजा ने कर लगाया है उतना ही जनता से कर वसूला जाना चाहिए, या भी इसकी भी जानकारी रखना राजा का कर्तव्य था, ठीक है। अगला है प्रजा के प्रति राजा का एक पिता के समान व्यवहार होना चाहिए। यानी कि प्रजा को राजा क्या समझे?
अपनी संतान समझे, प्रजा को राजा अपनी संतान समझे, तभी जाकर के जो है तो उस राज्य का हित होगा। ठीक है। अगला जो कर्तव्य है कि शत्रु देश के प्रत्येक गतिविधियों, शत्रु देश यानी कि जो राज्य के शत्रु देश हैं उनकी प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी राजा को होनी चाहिए। अगर राजा निश्चित रूप से राज्य करेगा तो कोई भी विदेशी आक्रमण करके और राजा का राजपाट और राज्य पे कब्जा कर लेगा। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि राजा गुप्तचरों के माध्यम से अपने राज्य की निगरानी रखे एवं अन्य देशों के लोगों को भी, अन्य देशों की गतिविधियों पर भी उसकी नजर होनी चाहिए। ठीक है। फिर अगला है अगला है अपने मंत्रियों के साथ प्रतिदिन परामर्श और गुप्तचर सेवा को भी ध्यान में रखें। यानी कि राजा को प्रतिदिन अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। राजा का अगला कर्तव्य होना चाहिए कि वह प्रतिदिन अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके और उसमें क्या कैसे करना है वो समस्त चीजों का ध्यान में रखते हुए वह कार्य करे एवं उनसे विचार विमर्श परामर्श करने के बाद ही कोई निर्णय एवं फैसला ले, तभी जाकर के राज्य का हित होगा। ठीक है। ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद। अगला है परिषद। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब मनुस्मृति में जो मंत्रिपरिषद बताया गया है यानी कि मंत्रालय, मंत्रियों में कैसे मंत्रालय हो, कैसे उनका संचालन हो, इसके बारे में मंत्रिपरिषद में बताया गया है। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में सीधे सीधे बताया गया है कि राजा को योग्य मंत्रियों के परामर्श करना चाहिए। मनुस्मृति में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके स्थान पर सचिवान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको मनुस्मृति में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है? सचिवान। क्या कहा गया है? सचिवान। मनुस्मृति में मंत्रिपरिषद की जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? सचिवान शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। तो जो सचिव का बहुवचन है, जो सचिव का बहुवचन है, इसे ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। राजा अकेले सभी काम नहीं कर सकता, अतएव उसे दक्ष एवं चतुर व्यक्तियों को मंत्री पर नियुक्त कर परामर्श एवं सहायता लेनी चाहिए। यानी कि इसका सीधा मतलब यह हुआ कि राजा चूंकि इतना बड़े देश का, इतने बड़े राज्य का संचालन अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए वह बहुत सारे मंत्रियों को नियुक्त करके और एवं उनके परामर्श के माध्यम से ही देश को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। तो राजकीय कार्य का संचालन करना चाहिए। मंत्रियों को विद्वान, कर्तव्यपरायण, शस्त्र शास्त्र का ज्ञाता, यानी कि जो मंत्री हो वो विद्वान हो, शास्त्र एवं शास्त्र के ज्ञानी हो एवं निपुण हो, ऐसे ही लोगों को मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में रखना चाहिए। ठीक है। सूरवीर हो, कुलीन हो, ईमानदार हो, ठीक है, और निष्ठा युक्त हो। ऐसे लोग हो जो निष्ठा युक्त हो, ऐसे लोगों को ही अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहिए। इन्हें इनकी योग्यता अनुसार विभिन्न विभाग दिया जाना चाहिए। यानी कि इससे एक चीज और अपने को समझ में आती है, क्योंकि अगर योग्यता अनुसार उसको विभाग मिलेगा तभी जाके वो उस डिपार्टमेंट में सही कार्य करेगा। यानी कि जैसा आज हम देखते हैं, आज की राजनीति में देखते हैं, आज के जो है तो सरकारी तंत्र में देखते हैं
कि ऐसे लोगों को काम दिया जाता है जिनके पास योग्यता एवं प्रतिभा हो, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति को गलत काम दे दिया जाएगा तो उसमें उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी और धीरे धीरे विनाश एवं सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, तो मनु ने भी इस चीज में फोकस किया है कि मंत्रालय हमारा, मंत्रिमंडल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा सही व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आज आपने इतनी चीजें आप देख लीजिए। कल अपन पढ़ेंगे क्या, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कल अपन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे। आज के लिए आप इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए एवं इसको बारीकी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एवं इसका वीडियो देखते हुए आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बात करें मुझसे। ठीक है, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो छात्र नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब ग्रुप में नहीं है, यूट्यूब चैनल पर नहीं है और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो छात्र जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगी जब आप वीडियो सब्सक्राइब किए रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। ठीक है, थैंक यू।